टॉप 10 जो पुलिस में लोग हैं जो सरकार को बदनाम कराना चाहते हैं, जो पुलिस को बदनाम कराना चाहते हैं, ऐसे आदमी की भी लिस्ट बन जाए और वो थाने या जो उच्चाधिकारी हैं उनके वहाँ लग जाए। जैसे कोई गाय कटवाता है और वो मौके पे पकड़े भी गए हैं पुलिस के लोग, सिपाही, तो वो सरकार को और पुलिस को ही तो बदनाम कर रहे हैं। या कोई रिश्वत ले रहा है तो वो भी बदनाम कर रहे हैं। कल जो है गाय कटी हुई यहाँ पर जो है पकड़े गए, उसके ऊपर अज्ञात के खिलाफ केस रजिस्टर कर देते हैं। जो असली आरोपी है, असली अपराधी है, उनको छोड़ करके दूसरों को अज्ञात बना के दूसरों को परेशान करते हैं। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को अभी पिछले हफ्ते ये बात कही थी, आज सवेरे भी उनको मैंने बात कही है कि स्थानीय पुलिस का ये नाकामी है। नमस्कार, मैं रविश कुमार। आप देख रहे हैं देश की बात 6 से 7। अपराधी कौन है, यूपी में यह तय करना मुश्किल हो गया है। हर कोई दूसरे को अपराधी बताते हुए उसे विभिन्न प्रकार की पादुकाओं और मुक्काओं से नवाज दे रहा है। अभी तक पुलिस ही किसी को अपराधी बताकर यह काम किया करती थी, लेकिन अब अपराधी और दूसरे भी पुलिस को अपराधी बताकर इस तरह के काम कर दे रहे हैं पुलिस के साथ। भयानक भ्रम की स्थिति से निपटने के लिए मेरी मांग है और सुझाव है कि यूपी में तुरंत एक नया आयोग बने जिसका नाम हो कौन अपराधी है आयोग। कौन अपराधी है आयोग ज्यादा दिन के लिए ना बने, वरना लोग कहेंगे आयोग ही अपराधी है। कौन अपराधी है आयोग पता लगाएगा कि अमुक मामले में पुलिस अपराधी है या विधायक अपराधी है। 5 अगस्त को नए भारत का ऐसा ऐलान तो हो गया, लेकिन लगता है थानों तक नया भारत अभी पहुंचा नहीं है। मेरी बात को सीरियसली लिया कीजिए। अभी बागपत में बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष संजय खोकर की हत्या हुई तो सांसद सत्यपाल सिंह ने, जिनको कहते सुना आपने, उन्होंने कहा कि बागपत के पास अवैध हथियार पकड़े गए थे, लेकिन पुलिस ने मामला रफा दफा कर दिया। अपराधियों को बचाकर दूसरों को आरोपी बनाया जा रहा है। ऐसा कहने वाले सत्यपाल सिंह पहले व्यक्ति नहीं थे। बीजेपी के ही एक और विधायक हैं बरेली से, पप्पू भरतौल। उन्होंने पुलिस प्रमुख को पत्र लिख दिया कि टॉप 10 भ्रष्ट पुलिस कर्मियों की लिस्ट बनाई जाए। लिस्ट इस अनुसार हो: भ्रष्टाचार, खनन, तस्करी, जुआ सट्टा, शराब व गौ तस्करी में लिप्त पुलिस कर्मियों की लिस्ट बनाने की मांग कर डाली। कहा यह लिस्ट सार्वजनिक की जाए, पुलिस गुंडा बदमाश हो गई है। बरेली बागपत के बाद अब अलीगढ़ से बीजेपी के विधायक हैं राजकुमार सहयोगी। थाने के सामने भीड़ जमा कर कह रहे हैं कि पुलिस अपराधी अब थाने में अपराधी नहीं रहेंगे। राजकुमार सहयोगी नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। 2017 से मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ दावा कर रहे हैं कि अपराध खत्म हो गया, राम राज्य आ गया। अब उनके विधायक इस तरह से रैली कर थाने के बाहर कहें कि थाने में अपराधी नहीं रहेंगे तो लोगों की सांस अटक जाएगी। लोग थाने में पर्स लेकर या महिलाएं मंगलसूत्र पहनकर नहीं जाएंगी। सोचिए, अगर यही भीड़ किसी और समुदाय की होती तो गोदी मीडिया आग लगा देता कि इतनी हिम्मत कैसे हो गई थाने को घेर लेने की। मगर बीजेपी के विधायक पप्पू भरतौल ने राजकुमार सहयोगी ने थाने के बाहर भीड़ जमा कर ली है। कानून व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। आप पहले कमाल खान का रिपोर्ट देखिए, फिर आगे बात करता हूं। अलीगढ़ के गोंडा थाने पे पुलिस से नाराज बीजेपी कार्यकर्ता। ये इगलास के विधायक राजकुमार सहयोगी के साथ आए हैं। एक सलीम और एक रोहित के बीच ज़मीनी विवाद में मारपीट हुई। रोहित ने सलीम पे एफआईआर करा दी थी। बाद में पुलिस ने रोहित के खिलाफ सलीम की एफआईआर भी लिख ली। इससे नाराज विधायक थाने पहुंचे थे। उन्होंने पुलिस पे उनसे मारपीट का आरोप लगाया। आज हम मिल बात करने आए तो हम 3 दरोगा हमारे पे मारने पड़े। मेरे ऊपर देखिए सारे कपड़े फाड़ दिए 3 दरोगाओं ने। जैसे देवेंद्र था, विवेक था और स्वयं ऐसे तीनों मेरे पे चिपट के मारने के लिए। पुलिस से मारपीट आपने भी किया? नहीं, हम तो बात करने के लिए आए थे, हमने नहीं मारा, उन्होंने हमको मारा है। विधायक की पिटाई की खबर फैलते ही अलीगढ़ के 7 बीजेपी विधायक और एटा और अलीगढ़ के बीजेपी सांसद डीएम के यहाँ पहुँच गए। वहाँ भी नारेबाजी हुई। सरकार ने इसमें थानेदार अनुज सैनी को सस्पेंड कर दिया और एसपी देहात का तबादला कर दिया। पुलिस के खिलाफ हुई कार्रवाई पे अलीगढ़ के डीएम ने कहा कि अभी सिर्फ एक पक्ष की बात सुनी गई है, जांच में जो दोषी मिलेगा उस पर कार्रवाई होगी। एक पक्षी कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। फिलहाल तात्कालिक रूप से चूंकि विधायक का आरोप है, उस आरोप के आधार पर सस्पेंशन कोई पनिशमेंट नहीं है। पनिशमेंट उसके अंतर्गत निलंबित उनको करके उसकी जांच की जा रही है। जांच के बाद जो भी स्थिति आएगी, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई।
घटना के वक्त थाने में मौजूद चौकीदार ने भी वहां मीडिया से कहा था कि विधायक ने पुलिस को मारा। सब में झाड़ू लगाए रो झगड़ो भयो जिन्होंने फिर आया मत कहे मत अपने पटका रहे फिर मुँह माँ की गाई देगे और फिर उन्होंने कही है सो साहब ने कि बुढ़े आदमी है ऐसे मत बोलो तो गुण पे था मारपीट कर दी। किसने मारपीट कर दी? जैसे हो गया राजकुमारों को ये लाश को विधायक फिर क्या हुआ? फिर सा हो और राय पर बीच बचाव करेगी। थप्पड़ मारा था विधायक ने? हाँ। क्या विधायक के साथ और भी लोग शामिल थे? और को वही संघ के को तो आपको गाली क्यों दी विधायक ने? अब बता के तो मोह माल बनाए मैं तो भाई झाड़ू लगाए दो मुझे तुम्हारे क्यों के हुआ काम करूँगा जो तुम्हें मेरा अधिकारी हो तो मैं तो तुम के हुआ काम करूँ। घटना के बाद अब 2 वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिनमें से एक वीडियो मारपीट के फौरन बाद का लगता है, जिसमें थानेदार बहुत गुस्से में विधायक से ये कहते नजर आते हैं कि अगर लड़ने का शौक है तो वर्दी उतार दें तब लड़ो, ड्यूटी पे वर्दी पहने पुलिस से नहीं लड़ सकते। अब लड़ने के शौक में वर्दी उतार दे, मुझसे कह देना कि लड़ना है, ऐसे बोलता मुझसे बोलते मैं लड़ता, लेकिन ऐसे वर्दी में ऑन ड्यूटी तो ऐसे बदतमीजी करेगा। क्या छवि है तेरी? मैं बताऊंगा तू कितने हमारे बारे में पूछोगे हमारे बारे में। और एक और वीडियो में झगड़े के बाद थाने के कंपाउंड में थानेदार और विधायक बातचीत करते नजर आते हैं। 2 मिनट 55 सेकंड के इस वीडियो में थानेदार 11 बार विधायक राजकुमार सहयोगी से पूछते दिखते हैं कि उन्होंने थानेदार को क्यों मारा। एक जगह विधायक कहते हैं कि जनता का काम नहीं करते इसलिए। थाने पे घुस के मारपीट करेंगे एसओ के साथ। आप हमारे साथ जो आपको करना आप हमारे साथ कर दीजिए, तो हम कर लेंगे, लेकिन आपने मारपीट क्यों करी है? आपने मारपीट क्यों करी? क्या करें, जनता का काम नहीं करोगे तो आप हमारे साथ नहीं बदतमीजी करोगे, नहीं हमारी जनता का बदतमीजी करोगे आप। एक बात बताइए, बताओ नहीं होगा तो मारोगे आप? आप मारोगे? नहीं हमने तो नहीं, तुमने बदतमीजी शुरू की तब हमने नहीं आपने शुरुआत की। क्या कि मैं तो आपको सम्मान दूंगा, बैठिए। आपने कभी आज तक नहीं कहा, आपने हमेशा हमारा अपमान किया, चाहे फोन पे किया हो चाहे आपने बैठ के आप मुझे बता दीजिए आपने मेरा किया, मैं तो आपको प्रमाण भी दे दूं आपने कितना किया है, लेकिन आप नहीं दे पाएंगे। और आज भी मैंने सम्मान दिया आपको, मगर बैठी विधायक। कहीं पुलिस को सियासत से शिकायत है तो कहीं सियासत को पुलिस से शिकायत है, और जनता को थाने से लेकर कचहरी तक सारी संस्थाओं से शिकायत ही शिकायत है। जब संस्थाएं कोलैप्स कर जाएं तो यही होता है। अलीगढ़ में अदनान और लखनऊ में कैमरामैन विनीत कुमार वर्मा के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। कमाल ने बात खूब कही। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां 10वीं और 12वीं में कई लाख बच्चे हिंदी में फेल हो जाते हैं। इसलिए अधिकारियों को लगता है कि जब वो हिंदी में कुछ भी बोल रहे होंगे तो जनता उसे अंग्रेजी समझकर नहीं समझेगी। इसी रिपोर्ट में एक अधिकारी महोदय कह रहे थे कि एक पक्षीय कोई कार्यवाही नहीं होती है। चूंकि विधायक महोदय का आरोप था तो उसे सस्पेंड करके कार्यवाही की जा रही है। सिर्फ एक विधायक के आरोप पे अगर आप कार्रवाई कर रहे हैं तो क्या ये एक पक्षीय नहीं है? जो आप कह रहे थे उसी का उल्टा। चूंकि बात अब हिंदी में ही लोग फेल हो जाते हैं तो हिंदी में आप कुछ भी कहिए, उससे क्या फर्क पड़ता है। पर कमाल साहब हैं हमारे साथ। कमाल, अब मुख्यमंत्री की तरफ से भी विधायक ने कहा, उन्हें भी लगा होगा कि ये सीरियस बात है, हमारे विधायक को थानेदार पीट देगा, तो एसपी तक का तबादला हो गया। पर लगता है कि इन विधायक साहब ने अपने चीफ मिनिस्टर को भी गुमराह कर दिया। और इनके साथ लोग सहयोगी जी के साथ आप अपनी रिपोर्ट में बता रहे हैं कि कई विधायक और सांसद पहुंच गए डीएम के यहाँ बैठक करने के लिए। तो क्या राजकुमार सहयोगी जी ने सत्य के साथ सहयोग नहीं किया? सत्य की जानकारी नहीं दी कि उन्होंने भी थानेदार को मारा है? देखिए, वैसे तो कोई भी मारने वाला कहता नहीं कि हमने मारा, वो हमेशा कहता है मेरे ऊपर हमला हुआ, मैंने अपने बचाव में किसी के ऊपर हमला किया, ऐसी बातें कहता है। लेकिन ये जो कार्रवाई हुई है, हो सकता है इसमें सिर्फ सहयोगी जी का रोल ना हो, क्योंकि फौरन बहुत सारे न्यूज़ चैनल और न्यूज़ वेबसाइट्स भी ये खबरें फ्लैश कर रहे थे लगातार कि बीजेपी विधायक की थाने के अंदर बर्बर पिटाई। तो अगर मीडिया का इतना बड़ा सेक्शन अगर ये खबर चला रहा हो तो शायद नेता भी, मुख्यमंत्री भी और अगर हमें भी उसके पीछे की पूरी जानकारी ना हो या हम उसके ऊपर शक करने के लिए जहन ना बनाएं कि हम बात की तफ्तीश करें,
तो हमें भी ये लगेगा, जो आम आदमी उसको भी लगेगा कि पुलिस इतनी बेलगाम है, उसने थाने में बर्बर पिटाई कर दी होगी इसलिए ऐसा हो गया होगा। कमाल साहब, मेरा एक ये भी सवाल है कि यूपी में कई विधायकों ने पुलिस की शिकायत कर दी। अब इस तरह से जब सरकार दावा कर रही हो कि कानून व्यवस्था काबू में है, लेकिन जो कानून व्यवस्था लागू करने वाले हैं विधायकों के अनुसार वही बेकाबू में हैं, तो क्या ये विधायक थाने में जाकर मारपीट करेंगे, इस तरह की बात करेंगे, तो पुलिस वालों का भी तो मोराल गिरेगा, भले वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। या ऐसा भी है कि पुलिस वालों ने विधायकों के खिलाफ कोई जांच की कार्रवाई शुरू कर दी हो जिससे घबराकर ये सारे मामले सामने आ रहे हैं? नहीं, देखिए ऐसा है कि एक कहावत है कि पूरा आवा का आवा खराब है, तो ये बहुत लेवल पे है। आप देखिए, जो अभी बलिया के एक एमएलए ने एक सार्वजनिक चिट्ठी लिख दी मुख्यमंत्री को कि या किसी अधिकारी को लिखी थी कि हमारे ज़िले में फलाने जगह बहुत शराब बिक रही है, पुलिस शराब बिकवा रही है। बरेली के जिन एमएलए ने कहा कि टॉप 10 पुलिस वालों की सूची बने, मेरे ज़िले में पुलिस गौकशी करा रही है, वेश्यावृत्ति करा रही है, तस्करी करा रही है, जुए का अड्डा चला रही है, अगर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होनी चाहिए या तो ये मानना चाहिए कि ये सब कुछ हो रहा है। तो अगर कोई एक्शन नहीं होगा तो इस तरह तमाम लोग बेलगाम हो जाते हैं, इस तरह की हरकतें करते हैं। बहुत बार पॉलिटिकल पैटर्नेज होता है, नेता के लिए उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, वो ख़त्म हो जाती है। लेकिन कम से कम पुलिस के लिए तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पुलिस जहां अगर कर रही है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जब तक राजनीति का अगर उसमें दबाव ना हो, निष्पक्ष कार्रवाई हो, तभी उसका कोई हल निकल सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया कमाल, ये जानकारी देने के लिए। निष्पक्ष कार्रवाई, ये वो कार्रवाई है जो कभी होती नहीं है, कहीं होती नहीं है। जब संस्थाएं ही नहीं रही तो निष्पक्ष क्या कार्रवाई होगी। खैर, इसको छोड़ते हैं। उत्तर प्रदेश में ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। बुलंदशहर में जो अमेरिका पढ़ने गई थी सुदीक्षा भाटी, काफ़ी प्रतिभावान छात्रा थी, उनकी दुर्घटना में कथित रूप से मौत हुई। परिवार वाले कह रहे हैं कि छेड़खानी हुई, लेकिन पुलिस ने काफ़ी अपनी तरफ से, पुलिस का ही दावा है कि कई तरह के एंगल की जांच पड़ताल करने के बाद उसे कहीं से भी नहीं लगता कि छेड़खानी हुई थी और वो वजह होगी हत्या की। अब एक एसआईटी भी बनी है, लेकिन हमारे सहयोगी सुदीक्षा के पिता से उन्होंने बात की है, सुनिए वो क्या कह रहे हैं। सुदीक्षा भाटी के पिताजी इस वक्त मेरे साथ हैं। कल पुलिस का जो बयान आया सर, उसमें उन्होंने बहुत सारे जो क्लैरिफिकेशन है वो दिया, कुछ उंगलियां भी उठाई, उस पर क्या कहना है? पुलिस उंगली उठाओ, मुझे क्या फ़र्क पड़ता पुलिस की उंगली उठाने से? मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पुलिस उंगली उठाती रहो। मैं अपने घर बैठा हूँ, पुलिस बुलंदशहर बैठी है, उठाती रहो उंगली। पुलिस मेरे पास आए कि उंगली उठाए जब मैं बात करूँ। आज एसआईटी भी आई है, तो क्या बातचीत रही है? एसआईटी आई है, एसआईटी ने पूछा है, जो भी कुछ बात करी है मैंने उनको जवाब एसआईटी को दे दिया है। अब एसआईटी से पूछ लीजिए आप। तो आपकी क्या मांग है? मेरी मांग कौन पूरी करेगा? आप अपने चैनल से मेरी मांग पहुंचा रहे हो, मेरी मांग कौन पूरी करेगा? पहले किसी से पूछ लो कि भाई मेरी मांग पूरी कर दे तो मैं बोलूं। मेरी मांग कोई पूरी कर दे तो आप किसी से पूछ लीजिए, किसी नेता से पूछ लीजिए, किसी अधिकारी से पूछ लीजिए। अगर मेरी मांग पूरी कर दे तो मैं मांगूं। इतनी बात है मेरी तो भी। तो जैसे एफआईआर आपने दर्ज की है, तो उसमें जैसे छेड़छाड़ का मामला नहीं लिखा गया है, तो उस पर क्या कहेंगे? एसआईटी गठित किया, अगर उससे मेरी भरपाई हो जाएगी तो ठीक है, और नहीं तो बाकी का मेरे बच्चे को जैसे कि क्रियाक्रम पूरा हो जाएगा, मैं अपने बच्चों को लेकर अपना धरना प्रदर्शन पे, भूख हड़ताल पे बैठ जाऊँगा। मुझे क्या करना है? जब तक जीवित रहूँगा जब तक बैठा रहूँगा। बाकी का हमारा भी ऐसी एंड हो जाएगा जैसे हमारा जहाँ बच्चा चला गया वहीं हम चले जाएंगे। क्या करना है हमें? जो हमारा सपना था वो तो ख़त्म हो लिया। आगे आने बच्चे से हमें उम्मीद इतनी नहीं है कि जो जितनी उससे उम्मीद थी, क्योंकि वही हमारा जो सिस्टम था, जो हमारा आगे बढ़ाने वाली बेटी थी वही थी। हमें 2 साल से हमारा घर परिवार का खर्चा वही चला रही थी। हमारे पास कोई सहारा थोड़ी है। और मैं बेकार हूँ 2 साल से। तो बस मेरी तो इतनी बात है। तो जो कोई अगर सामने से आपसे बोल रहा होगा भैया उनसे पूछ कहो क्या मांग है तुम्हारी, तो उनसे पूछ लो भैया उनकी मांग पूरी कर दो, तो आ जाए मैं बता दूंगा फिर मांग। पर तो इस सरकार की तरफ से अभी कुछ सुन रहे हैं आप? इस सरकार की तरफ से अभी तो मैं सुन रहा हूँ कि आपकी क्या मांग है।
मैं उनसे क्या पैसे मांगूं? मैं उनसे फ़ोन पे कह दूं कि मेरा घर बना के दे जाओ, मेरे बच्चे ने पढ़ा जाओ फ़ोन पे, या जो मेरी बेटी की सोच है उसे फ़ोन पे पूरी कर दो। ये मुंह से बोलने से पूरी नहीं होंगी, ये करने से पूरी होंगी। अगर कोई आए और मेरी मांग माने तो मैं लिखित में आज कर रखी है, उनने पूरी कर दें। मैं मान लूँगा कि कोई मांग पूरी करने के लिए तैयार है। 3 किलोमीटर तक आगे पीछे उनको परेशान करके रेंट में उनको गिरा दिया जाता है। उनको पकड़ने के इरादे से बाइक उनके आगे अड़ाई जाती है। जब उनकी डेथ हो जाती है, जब भागते हैं, इसको क्या समझते हैं, क्या मानते हैं आप ही बता दीजिए। उनसे पूछ लीजिए ना कि इसको मानते क्या है। जो रिपोर्ट लिख रहे हैं या जो भी इनको धारा लगाएंगे उनसे ही पूछ लीजिए। मैं क्या जवाब दूंगा कौन सी धारा बनती है। मैंने तो कभी न तो वकालत की, न मैंने कभी कोर्ट कचहरी देखी। आप देख रहे हैं देश की बात में एक ब्रेक लेने का वक्त है। जल्दी ही लौटकर आते हैं। तो मध्य प्रदेश चलेंगे। अनुराग द्वारी आज भी पत्रकारिता कर रहे हैं। मध्य प्रदेश से अनुराग द्वारी की ये रिपोर्ट देखिए। एक टीचर को 3 महीने से सैलरी नहीं मिली। परेशान टीचर ने नींद की गोली खा ली और अपनी जिंदगी खत्म कर ली। मगर कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। रीवा के मनगावा में संजय शुक्ल घर की देहरी पर लेटे हैं, कभी नहीं लौटने के लिए। सरकारी स्कूल में पढ़ाते थे, 3 महीने से तनख्वाह नहीं मिली, परेशान थे, खूब सारी नींद की गोलियां खा लीं। उन्हें संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ज़िले में 1000 से ज़्यादा शिक्षकों को वेतन नहीं मिल सका है। हालात सिर्फ रीवा में नहीं, इंदौर, कटनी जैसे कई ज़िलों में ख़राब हैं। हम विगत 4 माह से कोरोना का सर्वे कर रहे हैं और विगत 4 माह से ही हमको कोई वेतन नहीं मिला है। हमारी बैंक की EMI हम कैसे भरें, शासन को इसकी कुछ फिक्र नहीं है। ना ही कुछ शासन हमारी कोई चिंता कर रहा है कि इनको कोरोना की ड्यूटी लगी है तो इनको कोई किट वगैरह दिया जाए। राशन की समस्या आ रही है, बच्चों की फीस की समस्या आ रही है, दूध बिल, बिजली बिल, इनकी सबकी समस्या आ रही है। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण भी शिक्षकों के वेतन रुके हुए हैं, तो वो सब जैसे अलॉटमेंट प्राप्त होता है सब हो जाएगा। सरकार का कहना है तकनीकी दिक्कत है, लेकिन विपक्ष का आरोप है सरकार फेल है। कुछ वेतनमान का निर्धारण इनका और होना था और उसमें ये कहीं छूट गए हैं। कुछ लोगों के और वेतन अभी छूटे हैं और मेरे ख्याल से वो पूरे मध्य प्रदेश में से छूटे हुए हैं कोर्ट के कारण, कोर्ट जनरेट नहीं होने के कारण से। बाकी बजट की अपनी तरफ से सरकार की ओर से बजट सब जारी कर दिया गया है। जो भी जहाँ आ रही है शिकायतें, स्थायी जो परमानेंट टीचर है उनकी केवल कोर्ट जनरेट नहीं होने के कारण आ रही है। और कोर्ट जनरेट होने के लिए PS के साथ बैठ करके समीक्षा करके हमने तत्काल उनका कराया जाए। लगातार अतिथि शिक्षक, अतिथि विद्वान और शिक्षक वेतन न मिलने के कारण आत्महत्या कर रहे हैं। मैं मानता हूँ रीवा का एक उदाहरण है, जो सैकड़ों परिवार के लोग इस तरीके से परेशान हैं। इस सरकार से हम मांग करते हैं कि भाषण, विज्ञापन से बाहर आकर लोगों की असली वास्तविक मदद करना आप चालू करें। सिर्फ पूजा पाठ में विजुअल बनाना, हेडलाइन बनाना इस सरकार की नियति बन गई है। सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले अतिथि शिक्षक तो पहले से ही परेशान हैं, कोरोना ने उनकी परेशानी और बढ़ा दी है। हम लोगों को फरवरी, मार्च और अप्रैल का जो वेतन था वो अभी तक नहीं प्राप्त हुआ है और इसके पहले हम लोग को अक्टूबर में ज्वाइन कराने के बाद में सिर्फ जनवरी भर में वेतन दिया गया है। एक बार दिसंबर में मिला था और एक बार जनवरी में मिला था। उसके बाद से अभी 8 महीने होते आ रहे हैं, अभी तक कोई वेतन नहीं मिला है। सरकारी क्या, निजी स्कूल के शिक्षक भी परेशान हैं। कुछ दिनों पहले खरगोन में उन्होंने एक बड़ा आंदोलन भी किया था। हमारी सबसे पहली मांग है, मार्च से पूरे कोरोना पीरियड में जो शिक्षकों का और स्कूलों के नॉन टीचिंग स्टाफ का सैलरी ड्यू है वो सभी रिलीज किया जाए CM रिलीफ फंड से। ये हमारी सर्वप्रमुख डिमांड है। सेकंड डिमांड है 12 महीने का वेतन कोरोना पीरियड के बाद ही मिले, चाहिए अभी तक शिक्षकों को केवल 10 महीने का वेतन मिलता है। तीसरी डिमांड पेंशन, PF, ग्रेजुएटी, मेडिकल इंश्योरेंस, हाउसिंग फैसिलिटी जैसे अन्य सोशल सिक्योरिटी स्कीम हम टीचर्स को जल्द से जल्द कवर प्रोवाइड की जाए।
ये हाल उस राज्य के हैं जहां प्राथमिक स्तर पर 48 बच्चों पर एक, जबकि माध्यमिक स्तर पर 37 बच्चों पर एक शिक्षक है, जबकि मापदंडों के हिसाब से 30 बच्चों पर एक शिक्षक होना चाहिए। राज्य में लगभग 70,000 शिक्षकों की कमी है। मध्य प्रदेश में वेतन, पेंशन और वेतन वृद्धि अटकाने से सरकारी कर्मचारियों में खासी नाराज़गी है, लेकिन सरकार फिलहाल कोरोना, लॉकडाउन, अर्थव्यवस्था में मंदी के इशारे देकर उन्हें चुप्पी का संकेत दे रही है, उपाय कुछ खास नहीं कर रही। मध्य प्रदेश में अपने ब्यूरो सहयोगी और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। बीएचयू प्रवेश परीक्षा देने वाले, नीट प्रवेश परीक्षा देने वाले, क्लैट, जेई और यूनिवर्सिटी के अंतिम वर्ष की परीक्षा देने वाले छात्र लगातार लिखते रहते हैं कि परीक्षा कैंसिल करा दी। ये हमारा काम नहीं है, हमारा काम है उठा देना। वो हमने कई बार इस मसले को उठाया है, मगर सरकार के इरादे से नहीं लगता कि परीक्षा रद्द होगी, इसलिए तैयारी करनी शुरू कर दीजिए। यूजीसी ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर कहा है कि दिल्ली सरकार और महाराष्ट्र सरकार द्वारा अपने राज्य की यूनिवर्सिटी की अंतिम वर्ष की परीक्षाएं रद्द करने के फैसले का वो उससे सहमत नहीं है, उसका विरोध करती है। यूजीसी ने कहा है कि यूजीसी एक स्वतंत्र संस्था है, विश्वविद्यालयों में परीक्षाओं के आयोजन का जिम्मा यूजीसी का है, ना कि किसी राज्य सरकार का। और इस मामले में शुक्रवार को सुनवाई होगी। यूजीसी ने दोबारा से कहा है कि वो सितंबर तक परीक्षाओं के आयोजन के हक में है, जो कि छात्रों के भविष्य के हितों के मद्देनजर सही है। सोमवार को पिछली सुनवाई में यूजीसी ने कोरोना के चलते महाराष्ट्र और दिल्ली सरकार द्वारा राज्यों के यूनिवर्सिटी में परीक्षा न कराने के फैसले पर सवाल उठाए थे, और दिल्ली सरकार कोर्ट ने भी कहा था कि सभी अपनी बातों को दाखिल करें। यूजीसी का कहना है कि परीक्षाएं होंगी। इसके साथ साथ हम ये भी बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी सुप्रीम कोर्ट में अपना हलफनामा दायर कर कहा है कि एमएचए ने कहा है कि उसने बड़ी संख्या में छात्रों के शैक्षणिक हित को ध्यान में रखते हुए 6 जुलाई 2020 को अधिसूचना जारी कर विश्वविद्यालयों और संस्थानों द्वारा परीक्षा आयोजित करने की अनुमति दी है। यह प्रस्तुत किया गया है कि निर्णय मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा किए गए अनुरोधों और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा आपदा प्रबंधन नियमन अधिनियम 2005 की धारा 10(2)(1) के तहत जारी किए गए निर्देशों के अनुसार लाया गया है। तो अब लगता नहीं है कि सरकार किसी भी तरीके से पीछे हटने वाली है। तो इन परीक्षाओं को लेकर आप हमें मेल ना करें, मैसेजेस ना करें, आपको स्पष्ट रूप से इशारा मिल गया होगा। सुकीर्ति की रिपोर्ट देखते हैं हरियाणा से कि आशा वर्कर को अभी तक सैलरी क्यों नहीं मिल रही है। हरियाणा से दिल्ली तक हमारी अगुआ कोरोना योद्धा आशा कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रही है। 7 अगस्त से हरियाणा की 20,000 आशा कार्यकर्ता हड़ताल पर हैं, जबकि दिल्ली में 21 जुलाई से ही 6,000 आशा कार्यकर्ताओं की हड़ताल जारी है। रविवार को दिल्ली के जंतर मंतर पर जिन आशा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, अब उन पर एफआईआर हो चुकी है, सोशल डिस्टेंसिंग के कायदों को तोड़ने के जुर्म में। लेकिन बस उनकी 2 ही मांगे हैं, बेहतर सुरक्षा के उपकरण और उचित मजदूरी। 26 साल की प्रिया दिन में 8 से 9 घंटे काम करती है, घर घर जाकर सर्वे करती है और होम क्वारंटाइन में रह रही मरीजों से मिलती हैं। वो दिल्ली की गीता कॉलोनी के एक स्लम में रहती हैं। उसका सबसे बड़ा डर ये है कि कहीं वो अपने साथ बीमारी के वायरस को घर ना ले आए। उसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, एक 3 साल का, एक 6 साल का। दिल्ली में अब तक 150 आशा कार्यकर्ताओं को कोरोना हो चुका है। जब मैं जाती हूँ क्वारंटाइन जोन में तो मुझे पीपी किट नहीं मिलता, तो मुझे डर लगता है। तो मैं चाहती हूँ कि मुझे किट मिले। उनको जब मैं ऑक्सीमीटर देती हूँ, पल्स चेकती हूँ, तो मुझे डर लगता है कि कहीं मेरे को मतलब शरीर में टच हो रही है तो कहीं मुझे ना हो जाए कोरोना, ये मेरे घर तक ना चले जाए। मैं आते के साथ ही बच्चे मेरे ऐसे कहते हैं, मम्मी चीज़ लाई हो, टच करते हैं। मैं नहीं बेटा, दूर हो जाओ, मैं अभी नहा लूँ। वो बच्चे गुस्सा जाते हैं, मम्मी आपने तो चीज़ नहीं लाई मेरे लिए। हम कि लाई हूँ बेटा, मुझे नहा लेने तो पहले, पूरे शरीर से बदन से नहा लूँ, कपड़े में धो लूँ, फिर मैं टच करती हूँ। एक बार की बात है, मेरे को काफ़ी बुखार हो गया था, 1 हफ्ते तक खांसी। मैं हमेशा घर में एनी टाइम मुंह पे रुमाल बांध के रखती थी, विक्स लगाती थी, विक्स की गोली खाती थी और पैर के साइड सोती थी कि बच्चों को हमारे इन्फेक्शन ना लगे। हरियाणा के बल्लभगढ़ में 48 साल की हेमलता गोयल को अपना खर्च चलाने के लिए रिश्तेदारों से उधार लेना पड़ता है। 5 साल पहले उनके पति का देहांत हो चुका है और अब उसकी अकेली कमाई से घर चलता है।
आशा कार्यकर्ताओं को बस 3,000 रुपये महीना मिलता है। कभी कभार इंसेंटिव मिल जाए तो 5-6 हज़ार रुपये बन जाते हैं। जो प्रॉब्लम्स हैं वो तो आती हैं, जैसे कि मैं अपने घर में अकेली कमाने वाली हूँ। मेरा बेटा है 23 साल का, वो अभी काम अपना स्टार्ट किया है, केवल अपना ही खर्चा निकाल सकते हैं, वो घर का खर्चा नहीं उठा सकते हैं। तो अब प्रॉब्लम आती है कि जैसे 5,000 तो मेरा घर का रेंट है और उसके ऊपर से घर का राशन भी है और बच्चे को पढ़ाना भी है, आगे उसके बारे में सोचना है, अभी कुछ उसे कोर्स कराना है, तो बहुत दिक्कतें आ रही हैं। तो कभी अपने मायके से कुछ सपोर्ट लेते हैं, कभी एक दूसरे से लेते हैं। हरियाणा और दिल्ली दोनों की आशा कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार से बस PPE किट और 10,000 रुपये महीने तक की सैलरी की मांग की है, लेकिन अभी तक उन्हें कोई जवाब नहीं मिला है। कोरोना योद्धाओं के लिए बड़ी घोषणाओं से लेकर के उनके ऊपर फूल बरसाए जाने तक हमने सब कुछ देखा है पिछले कुछ महीनों में, पर जो जमीनी हकीकत है वो ये दिखाती है कि वो अब भी कितनी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन सचिन गुप्ता के साथ सुकीर्ति द्विवेदी, NDTV इंडिया के लिए। हम एक बार फिर से बता दें कि UGC ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर कहा है कि छात्रों की परीक्षाओं का जो फैसला लिया गया है उनके भविष्य को देखते हुए लिया गया है। जो छात्र परीक्षा नहीं देंगे उन्हें डिग्री नहीं दी जाएगी। इसके अलावा केंद्र सरकार ने भी हलफनामा पेश किया है केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से, जिसमें MHA ने कहा है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कानून के तहत ये फैसले लिए गए हैं, बहुत सोच समझकर परीक्षा कराने की अनुमति दी गई है। तो इससे साफ लगता है कि सरकार की सभी संस्थाएं परीक्षा कराने की तरफ अड़ी हुई हैं और छात्रों को अब कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को सुनवाई करेगा, मगर छात्रों को पढ़ाई पर अपना ध्यान देना चाहिए, टीवी कम देखना चाहिए। अब राजनीतिक खबरें। राजस्थान में आज आखिरकार अशोक गहलोत और सचिन पायलट एक साथ दिख ही गए। जयपुर में गहलोत के घर कांग्रेस विधायक दल की बैठक से पहले दिल्ली से गए वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं की मौजूदगी में सचिन पायलट और अशोक गहलोत ने हाथ मिलाए। हालांकि हाथ जरूर मिल गए, लेकिन खास गर्मजोशी नहीं दिखी। गहलोत काफी विश्वास से भरे और राहत में दिखे, जबकि पायलट कुछ असहज से लगे। वैसे दोनों के चेहरों के कई भावों को मास्क ने छुपा लिया। इस बीच कल से होने वाले विधानसभा सत्र से पहले दो कांग्रेसी विधायकों भंवरलाल शर्मा और विश्वेंद्र सिंह का निलंबन रद्द कर दिया गया। उधर बीजेपी विधायक दल की बैठक में फैसला लिया गया कि विधानसभा सत्र में गहलोत सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। वो आप लोग देखिए। बिहार में कोरोना के मामले जितनी तेजी से बढ़ रहे हैं, उतनी ही तेजी से बढ़ रही है कोरोना पर राजनीति। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कोरोना टेस्ट को लेकर बिहार सरकार के आंकड़ों पर एक बार फिर सवाल उठा दिए। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पर आरोप लगाया कि उन्होंने बिहार विधानसभा के एक दिन के विशेष सत्र के दौरान कोरोना के मुद्दे पर सदस्यों को गुमराह किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने राजनीतिक जीवन का एक और मुकाम हासिल कर लिया। वो भारत के सबसे ज्यादा दिन तक पद पर रहने वाले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बन गए। इससे पहले बीजेपी के अटल बिहारी वाजपेयी के नाम ये रिकॉर्ड था। वाजपेयी अपने तीनों कार्यकाल मिलाकर 2268 दिनों तक प्रधानमंत्री रहे। आज मोदी ने उनके कार्यकाल को पीछे छोड़ दिया।
न्यूज़ चैनलों में जब डिबेट से ही सारा स्पेस भर जाता है तो रिपोर्टिंग की क्या ज़रूरत है। अगर ये रिपोर्टिंग हो रही होती तो बारिश के इस मौसम में जितने भी शहरों को स्मार्ट सिटी के नाम पर लॉलीपॉप दिया गया था, उनका अगर जायज़ा लिया जाता बारिश के समय में तो कुछ समझ में भी आता कि कितना सुधार हुआ है, कितना नहीं हुआ है, जल जमाव में कितना पिघलाव हुआ है। शरद शर्मा की ये रिपोर्ट देखिए दिल्ली से। दक्षिणी दिल्ली के तुगलकाबाद अंडरपास में गुरुवार को इतना पानी भर गया कि सड़क पर ही दरिया बन गया। कुछ लोगों ने बैलगाड़ी से रास्ता पार करने की कोशिश की, लेकिन एक झटका लगा और सब पानी में। लोगों की रक्षा करने वाले पुलिस वाले भी खुद फंस गए। किसी तरह गाड़ी छोड़कर निकलकर भागे। स्थानीय लोगों की शिकायत है कि पिछले 15-20 साल से यहां यही समस्या बनी हुई है, लेकिन आश्वासन के बावजूद कोई समाधान नहीं मिला। 1 घंटे की बारिश में पूरा रास्ता बंद हो जाता ना। तो यहाँ पर मतलब किसी ने कोई यहाँ पर पक्का सॉल्यूशन करने का या फिर नाले वगैरह बढ़ा कर आने का कोई प्रयास नहीं किया? किसी ने कोई प्रयास नहीं करा है, कोई कुछ नहीं है। दिखाने के लिए जब इलेक्शन होगा थोड़ा सा खुदवाएंगे दिखाने के लिए, बस हल्का फुल्की मरम्मत कर देंगे, फिर वही हाल है, फिर इलेक्शन खत्म, काम कहानी खत्म। से है ये ऐसे हालात शुरू से, जब से फ्लाईओवर शुरू से। इन हालात को देखकर पूर्वी दिल्ली के बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने आपकी दिल्ली सरकार पर तंज कसते हुए ट्वीट किया और कहा, ये 14वीं सदी के तुगलक की नहीं बल्कि 21वीं सदी के तुगलक की दिल्ली है। दिल्ली जल बोर्ड उपाध्यक्ष राघव चड्ढा ने इसके लिए बीजेपी की एमसीडी को जिम्मेदार ठहराया। जहां तक जल भराव की बात है, ये बात सब जानते हैं कि दिल्ली के अंदर 98% नाले और ड्रेन्स, 98% नाले और ड्रेन्स नगर निगम के अधीन आते हैं। मात्र 2% ड्रेन्स और नाले ऐसे हैं जो दिल्ली सरकार या अन्य विभागों के अधीन आते हैं। जल भराव की स्थिति आज से कुछ हफ्ते पहले भी देखी गई, जिसपे बहुत विवाद हुआ। एक व्यक्ति को अपनी जान से हाथ धो बैठना पड़ा, लेकिन उसके बाद भी नगर निगम में दशकों से काबिज भारतीय जनता पार्टी अपनी कुंभकर्णी नींद से नहीं जागी। ये तस्वीरें जखीरा अंडरपास की हैं। पानी इतना कि बस और गाड़ियां ऐसी फंसी कि दम निकल गया, लेकिन गाड़ी नहीं निकली। ये दिल्ली की सबसे ज्यादा व्यस्त सड़क रिंग रोड है। आईटीओ से सराय काले खां जाते समय इंद्रप्रस्थ मेट्रो स्टेशन के पास मेन रोड पर इतना पानी भर गया कि पानी निकालने के लिए पंप लगाए गए। इस दौरान यहां सुबह से लेकर दोपहर तक गाड़ियां रेंगती रही। अब देख सकते हो रास्ता नहीं है निकलने के लिए, कहीं पे भी, यहाँ से भी जाम है, हर जगह जाम है। पहले गर्मी से परेशान थे, अब वाटर लॉगिंग से परेशान। वाटर लॉगिंग तो हमेशा ही रहता है, जैसी बारिश आती है तो वाटर लॉगिंग तो हमेशा होता ही है। कितनी परेशानी है आज बरसात में? बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, पूरे में पानी है, पूरा रोड भरा पड़ा है। कैसे निकलोगे यहाँ से? बस सर कैसे भी निकलना ही है। ये विडम्बना ही है कि दिल्ली में पहले तो बरसात नहीं हो रही थी, इसलिए दिल्ली वाले गर्मी से परेशान थे। अब बरसात हुई तो इतनी हो गई कि दिल्ली वाले जल भराव से परेशान हैं। दिल्ली से अपने सहयोगी अक्षय डोंगरे और कैमरा पर्सन जेवियर थॉमस के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। इन तस्वीरों को देखकर मुझे लगता है कि पानी कहीं नहीं भरा है, लोग भटक कर आ गए हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें नए भारत का वो नया रास्ता मालूम नहीं है। अगर उस नए भारत के नए रास्ते से जा रहे होते तो वहां कहीं जल जमाव नहीं होता है, कहीं ट्रैफिक जाम नहीं होता है, किसी भी प्रकार की अव्यवस्था आपको दिखाई नहीं देती, जिसकी चिंता में लोग बड़े बड़े लेख लिख रहे हैं कि इंडिया में कोई नया इंडिया आ गया। पहले नाले के पानी तो साफ कर लो मेरे भाइयों। आप देख रहे थे देश की बात। नमस्कार।